आज हम बात करेंगे तुर्की से यूरोप के किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा या शेंजन वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए और तुर्की से शेंजन वीज़ा लेने का क्या फ़ायदा है आपको। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की से यूरोप का या यूरोप की किसी भी कंट्री का कोई वीज़ा, शेंजन वीज़ा या लेना चाहता है, तो इसका क्या तरीकाकार है? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि वीज़ा के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर की जाए। लेकिन मैं इसी वजह से पिछले 4 5 6 महीनों से इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना रहा था कि जो मैं इसको नहीं समझता कि लोगों को इस पे इनकरेज किया जाए। लेकिन कलीमुल्लाह ने ये कहा कि देखें, अगर आप सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, लोगों को लीगल तरीक़ाकार नहीं बताएंगे, तो लोग फिर एजेंटों के हाथों इसी तरह से लुटते रहेंगे, अपनी जमा पूंजी इसी तरह से ज़ाया करते रहेंगे और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता रहेगा। तो आप एक काम करें कि आप एक जो लीगल रास्ता है, आपने ज़ाहिर आधी दुनिया ट्रैवल की है, बड़ी दफ़ा आप यूरोप जा चुके हैं, यूके और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप विज़िट कर चुके हैं, तो आप भी तो हमेशा एम्बेसी से वीज़ा लेते हैं, आप भी तो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। पिछले 12 साल से 18 साल से आप ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, अपनी ट्रैवल एजेंसी भी चलाते रहें। तो आप वो एक्सपीरियंस जो है लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों का नुकसान ना हो। और वो जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग है या डंकी लगाना है या एजेंटों को पैसे देकर उनके हाथों लुटना है, लोग उससे अपने आप को महफूज कर सकें। तो इसी वजह से इसने मुझे इतना ज़्यादा फोर्स किया, तो मुझे इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करना पड़ रही है। वरना मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आपके लिए यूज़फुल होगा ये, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिन लोगों के पास टूरिस्टिक रेजिडेंस है टर्की की, यानी कि टर्की का टूरिस्ट वीज़े पर वो आते हैं और वहाँ पर आके टूरिस्टिक रेजिडेंस ले लेते हैं, रेड कार्ड जिसे कहा जाता है। ये जो रेड कार्ड है ये एक तरह का सिर्फ मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। इसके ऊपर आप किसी भी एम्बेसी में वीज़ा जाके किसी भी मुल्क का अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि ये आपका एक टूरिस्ट मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जिसको नाम दिया गया है टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड का या टीआरसी का। अब अगर आपके पास ब्लू कार्ड है या आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है या आपके पास वर्क परमिट है या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, तो मैंने तीन चार आपको बताया कि आपके पास या तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस है या आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या आपके पास वर्क परमिट है या आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा और उसकी बेस पर आपके पास रेजिडेंस है एज ए इन्वेस्टर, कंपनी बनाई हुई है, उसके ऊपर आपने बिजनेस रेजिडेंस कार्ड लिया हुआ है। तो ये जो चार किस्म का रेजिडेंस कार्ड अगर आपके पास है तो आप टर्की से किसी भी यूरोपियन मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं। आप कनाडा का कर सकते हैं, अमेरिका का कर सकते हैं, जापान कोरिया का कर सकते हैं, यानी दुनिया के हर मुल्क का वीज़ा। अगर आपके पास बिजनेस रेजिडेंस है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है, अगर आपके पास इन्वेस्टर रेजिडेंस है या आपके पास स्टूडेंट लीगल वीज़ा है, तो ये चारों रेजिडेंस होने की वजह से या वर्क परमिट है तो आप आसानी से किसी भी यूरोपियन मुल्क का या शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 2 वीक्स आपको बड़ी आसानी से प्रेफरेंशियल बेसिस पर आपको वीज़ा मिल जाता है, वो भी सिर्फ 60 यूरो फ़ी अदा करने से। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको $7,000, $8,000, किसी को 12 लाख, किसी को 15 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 12 लाख है, 15 लाख है, उसमें 8 10 लाख और डालें और टर्की में आप अपना घर ले लें। जब आप टर्की में आप अपना घर ले लेंगे $20,000 का, $15,000 का या $25,000 का, तो आपके और आपकी जो फैमिली है उसको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तो आप एलिजिबल हैं किसी भी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के। तो आप वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा लेने के बाद अगर आप चाहें तो वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दें। मसलन बहुत से लोग हैं, उनका ख्वाब है कि वो यूरोप जाना चाहते हैं, उनके ख्वाब है कि वो यूके जाना चाहते हैं या अमेरिका या कनाडा जाना चाहते हैं। तो वो क्या करें कि वो जब वीज़ा उनको मिल जाता है
वो प्रॉपर्टी को या तो अपनी फैमिली को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको जो है उनके नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या रेंट पे दे सकते हैं, या सेल कर सकते हैं। और आप यूरोप चले जाएं, आप जो करना चाहते हैं आप करें, क्योंकि बहुत से लोगों के अपने ख्वाब हैं, अपने एक मामलात हैं। लेकिन इस वक्त जो टर्की का स्टेटस है वो यूरोप से कम नहीं है। अगर आप टर्किश लैंग्वेज सीख के टर्की में रह के बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, टर्की से बैठकर आप एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यूरोप में पैसे दरख्तों पर नहीं लगे हुए। दुनिया में किसी भी मुल्क में पैसा कमाना आसान नहीं है। रातों रात कोई भी बंदा अरबपति नहीं बन सकता। आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो कामयाबी आहिस्ता 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 आपको मिलती है। जैसे जैसे आपके अंदर काबिलियत पैदा होती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता है, जैसे जैसे आपकी काबिलियत बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, आप में बर्दाश्त आती है, आप हालात को फेस करना जानते हैं, मुश्किलात को फेस करना जानते हैं, ज़िंदगी की हकीकतों से वाकिफ़ होते हैं, तो वैसे वैसे आप जो है कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप हकीकत को जुटलाते रहेंगे, अगर आपको सब्ज़ बाग अच्छे लगते रहेंगे, अगर आपको झूठ मीठा लगेगा, तो ऐसी सूरत में जो है वो क्या होगा, एट द एंड आपका लॉस होगा। तो ये जो एजेंट हजरात हैं, ये आपके ख्वाबों को एज ए की पकड़ते हैं, और उसी की वजह से इनको नज़र आता है कि आपको अब लालच है यूरोप जाने की, और ये आपको मुख्तलिफ ख्वाब दिखाकर आपसे पैसा ले लेते हैं, और आपको रास्ते में ही कि कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देते हैं। आपका पैसा भी और आपकी जान भी रिस्क पे होती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत से लोग हैं जो भाई हैं, अगर तो आप वाकई जाना चाहते हैं, आपका कोई फैमिली इशू है, आपका कोई ज़ाती मसला है, आप मजबूर हैं कि आपने ज़िंदगी मौत का प्रॉब्लम बनाया हुआ है, तो आप टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीदें। प्रॉपर्टी ख़रीद कर अपना रेजिडेंस स्टेटस लें, और जैसे ही आपको रेजिडेंस मिलता है आप अप्लाई करें, बैंक में 6-7 हज़ार डॉलर डालें, अप्लाई करें। जब आपको वीज़ा मिल जाएगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहली दफ़ा नहीं मिलता, पहली बात कर लेते हैं, नहीं मिलता, तो आप महीने बाद दूसरी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। नहीं मिलता फिर आप अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करके आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिर्फ $60 $70 का लॉस है, कोई बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर आप किसी एजेंट को पैसे दे देते हैं तो वो आपके सारे पैसे खा जाता है, $10,000 $12,000 $8,000 जितने भी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने प्रॉपर्टी ली है, वो प्रॉपर्टी आपकी एक तो वक्त के साथ बढ़ रही है, कल को आप यूरोप चले भी जाते हैं तो रेंट भी आ सकता है, या 2-4 साल बाद आप मल्टीपल करके उसको सेल कर सकते हैं, या इस तरह से आप यूरोप से आते जाते रहें टर्की में। अब क्योंकि आपके पास यूरोप से आना जाना कितना मुश्किल है, $50 की टिकट है, आप आसानी से रिटर्न टिकट $50 में मिल रही है। ट्रेन भी आती है वहाँ से, जो एयर बस है यानी कि हवाई जहाज़ है, वो भी सस्ते हैं। तो इसलिए आपके लिए मसला कोई नहीं है। जी तो सर। मैं तो ये सुजेस्ट करूँगा ऐसे भाइयों को, देखें अगर कोई $7-8 हज़ार सिर्फ विज़िट वीज़े के लिए दे सकता है, तो वो थोड़ी सी कोशिश करे तो 20,000 की प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। बिल्कुल सर, तो ऐसा वो ही। 20,000 की प्रॉपर्टी खरीदे, उस पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले, और दुनिया के जिस मुल्क का वीज़ा लेना है उसका वीज़ा ले, वहाँ चला जाए, बाद में वो प्रॉपर्टी सेल कर दे आराम सुकून से, उसका $1 भी लॉस नहीं होगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। वेलकम। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की से, जैसे कि आपने बताया कि 4 किस्म के प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट और बिजनेस रेजिडेंस परमिट और स्टूडेंट कार्ड है और यहाँ वर्क परमिट है का रेजिडेंस कार्ड है, तो इसके ऊपर हम शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या यूरोप की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान से विजिट वीज़े पे आता है, तो क्या वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट या बिजनेस रेजिडेंस परमिट ले सकता है? जी बिल्कुल, आप देखें अगर आप विज़िट वीज़े पे टर्की आते हैं, तो आपने आने के बाद अगर घर खरीदेंगे तो आपका वो विज़िट वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी रेजिडेंस में। जी अगर सर। आप कंपनी बना के उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करेंगे रेजिडेंस, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो कंपनी बनाकर उसके ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो बिज़नेस रेजिडेंस मिलता है। सही हो गया सर। बिजनेस रेजिडेंस हम इसलिए कम सुजेस्ट करते हैं, सिर्फ बिजनेसमैनों को सुजेस्ट करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल और रियल बिजनेस करता है उसने दुकान भी किराए पे लेनी है, उसने वर्कर भी रखने हैं, सेटअप बनाना है, तो सेटअप की कॉस्ट 9-10 हज़ार डॉलर बन जाती है बिल्कुल सर, ऐसा ही कंपनी है। बना के सेटअप चलाने तक। तो अगर फॉर एग्जांपल
वो कामयाब नहीं होता तो उसका $10,000 का नुकसान हो जाएगा। ऐसा ही है सर। लेकिन प्रॉपर्टी वाले का कोई नुकसान नहीं है, वो प्रॉपर्टी साल बाद 2 साल बाद भी सेल करता है तो वो मल्टीपल होकर यानी ज़्यादा मुनाफे के साथ ही सेल होगी, जी तो सर। उसका 1 रुपया भी लॉस नहीं होना। जबकि बिजनेसमैन जो है, जो बंदा बिजनेस से रेजिडेंस लेगा वो लॉस कर सकता है। जी तो सर। इसलिए वो जो रियल बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान में या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहले बिजनेस कर रहे हैं और उनके पास पैसा भी है, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो उन्हीं को बिजनेस रेजिडेंस लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है जो सर। बंदे जॉब कर रहे हैं या उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी की हुई है, या ज़मीन बेच के आ रहे हैं या माँ के जेवरात बेच के आ रहे हैं, उनको बिजनेस रेजिडेंस नहीं लेनी चाहिए। वो जो 20-25 लाख है यानी 20-25 हज़ार डॉलर है, उसकी वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस लें, उसी में उसी घर में रहें और आराम सुकून से साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर कोई भी काम करके वो अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल सही है सर। तो वो नुकसान से बच सकते हैं। तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस का आइडिया हम इसीलिए लेकर आए हैं कि लोगों का नुकसान ना हो। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत से भाई हैं जो तीसरा रास्ता यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि अगर किसी हमारे भाई का शेंजन वीज़ा या कोई भी वीज़ा लग जाता है, कनाडा का, अमेरिका का, यूके का, जी, तो वो उसी वक्त अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकेगा? डेफिनेटली। आप जब आपको वीज़ा मिलता है तो उसमें ट्रैवल टाइम होता है, आप महीने बाद ट्रैवल कर सकते हैं, 2 महीने बाद ट्रैवल कर सकते हैं। जी सर। आप वो डिपेंड करता है आपने जो ट्रैवल डेट लिखी हुई है। एम्बेसी के कानून के हिसाब से जो एम्बेसीज रिक्वायर करती हैं कि आप अपनी ट्रैवलिंग डेट से 3 माह पहले तक वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अब सही। आपने अपनी ट्रैवलिंग डेट से 3 माह पहले वीज़ा अप्लाई किया और आपको 2 हफ्तों बाद वीज़ा मिल गया, तो इसका मतलब है 2 से ढाई महीने आपके पास अभी ट्रैवल डेट का टाइम पड़ा हुआ है। जी सर। तो वो उस ड्यूरेशन में आप अपनी प्रॉपर्टी जो है अगर सेल करना चाहते हैं तो आसानी से सेल करके आप चले जाएं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई शेंजन वीज़ा या कोई भी वीज़ा अप्लाई करता है तुर्की से, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? जो जनरल रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, जो सबसे ज़्यादा होती है, एक तो बैंक स्टेटमेंट होती है। जी तो सर। जब आप रेजिडेंट हैं तो बैंक अकाउंट खुलवाना और बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सर। दूसरा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, बहुत ज़्यादा अहम होती है। तीसरा आपकी होटल बुकिंग होती है। चौथा रिटर्न टिकट होती है। उसके अलावा पासपोर्ट और तस्वीरें होती हैं। ये सारा, अगर आप जॉब कर रहे हैं या कंपनी है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जी सर। वरना आप अपने घर के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा कर आप सबमिट करवा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत से भाई ये ज़रूर पूछते हैं कि तुर्की में प्रॉपर्टी लेने का क्या फ़ायदा है और तुर्की के ज़रिए शेंजन वीज़ा लेने का क्या फ़ायदा है? जी बिल्कुल, ये वाकई उन्हें पूछना चाहिए और ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल ठीक है आप सर। देखें कि टर्की जो है उसका इस्तांबुल आधा यूरोप में है और आधा जो है अदरने शहर तो बिल्कुल यूरोप के अंदर ही है। तो इस वजह से टर्की का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोप के साथ, और उसके साथ साथ ही जो यूरोप है उसकी डिपेंडेंस है टर्की के ऊपर कि यूरोप का सेकंड बड़ा सप्लायर चाइना के बाद टर्की है। और बहुत सी यूरोपियन कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो टर्की में लगाए हुए हैं, क्योंकि टर्की में लेबर यानी $400 $500 में आपको, या 300 से $500 में लेबर मिल जाती है। जबकि यूरोप में यही लेबर आपको जो मिलती है 800 यूरो या 1000 यूरो की मिलती है। तो 800 यूरो का मतलब है तकरीबन 900 से $1000। इसका मतलब ये हुआ कि टर्की में $300 में आपको लेबर मिल रही है और यूरोप में $900 में या 1000 में। तो 2 गुना महंगी है यूरोप में लेबर। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो टर्की में कर रहे हैं और चीज़ें बनाने के बाद वो टर्की से उन सारी चीज़ों को यूरोप में ले जाते हैं। तो क्योंकि बाय रोड आ जा रहे हैं और उनके लिए तो सिर्फ 2 दिनों से 3 दिनों के अंदर अंदर पूरे यूरोप में हर जगह पे चीज़ें चली जाती हैं। तो जितनी भी होम अप्लाइंसेज हैं, जिससे मुराद है फ्रिजें हैं, वॉशिंग मशीनें हैं, इसके अलावा एयर कंडीशंस आ जाते हैं, जूसर्स हैं, और इस तरह ग्राइंडर्स आ जाते हैं, टोस्टर्स आ जाते हैं, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं होम अप्लाइंसेस की, वो सारी की सारी मैन्युफैक्चर हो रही हैं टर्की में। और टर्की होम अप्लाइंसेस का दुनिया में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और इसको पूरे यूरोप को सप्लाई कर रहा है। तो टर्की की लेबर सस्ती है, जियोग्राफिकली यूरोप के बिल्कुल ऊपर है, यूरोप का गेटवे है। इस वजह से टर्की के जो प्रोग्रेसिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
और रिलेशंस बहुत अच्छे हैं यूरोप के साथ। तो क्योंकि जर्मनी में 40% जो आबादी है टर्किश लोगों की, इसी तरह ऑस्ट्रिया में टर्किश आबादी जो है उस टोटल ऑस्ट्रिया की आबादी का 40% है। और पूरे यूरोप के अंदर टर्किश लोग जो हैं वो रह रहे हैं, यूके में, अमेरिका में। और जियोग्राफिकली ट्रेड रिलेशंस, और फिर टर्की जो है वो नेटो का बहुत बड़ा जो है वो इत्तेहादी है, नेटो का हिस्सा है। और आर्मी जो है पूरे नेटो के अंदर सबसे बड़ी फ़ौज जो है वो टर्की की है। तो अब ये सारी वजूहत की वजह से ये जो आप सुनते हैं फ्रांस के साथ इशू चल रहा है, यूनान के साथ इशू चल रहा है, ये एक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये कुछ भी नहीं है। और ये मामला तो ये होते रहे हैं और होते रहेंगे। मामला ये है कि टर्की एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, पिछले 15 साल से उसने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। और चाइना के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा सप्लायर है एक्सपोर्ट्स में, जिसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन आप देख लें तकरीबन 180 बिलियन डॉलर सालाना तक पहुंच चुकी हैं। G20 का रुकन ममालिक है। इन सारी वजूहत की वजह से टर्किश लोगों को विद इन अ वीक वीज़ा दे देते हैं वो। आप जब टर्की में रह रहे हैं तो आपको 2 हफ्तों में आसानी से वीज़ा मिल जाता है अगर आपके पास टर्किश रेजिडेंस है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी तफसील से मेरे सवालों का जवाब दिया। अगर आप भी किसी वीज़े के बारे में, लीगल वीज़े की प्रोसेसिंग के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, जॉब के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।